दोस्तों कहते हैं जब जमीन का बंटवारा होता है तो दो भाइयों के बीच भाईचारा मर जाता है, और यदि किसी के हिस्से में थोड़ी सी जमीन ज्यादा चली गई तो वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और फिर बन जाते हैं शरीक। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये है जस्सा, जिसके परिवार में उसका बापू, उसका बड़ा भाई सुरजीत और भाभी हैं। बड़े भाई के दो जुड़वा बेटे हैं, अगम और एकम। एकम कुछ ज्यादा ही अपने चाचा का लाडला है, और दूसरी तरफ है जस्सा के बापू का भाई निछत्तर, जिसके 4 बेटे हैं। इन लोगों को जस्सा के परिवार से सख्त नफरत है। वो इसलिए कि जस्सा के बापू को बंटवारे में इनसे ज्यादा जमीन मिली, क्योंकि जस्सा के बापू ने आखिरी वक्त में उसने अपने पिता की सेवा की थी और उन लोगों ने सेवा करने से साफ इनकार कर दिया था। इस बात से दोनों परिवारों में दुश्मनी है। सुबह जस्सा के पास एक आदमी आकर उसे बताता है कि आज पानी की हमारी बारी है, और बाली ने आज फिर से पानी अपनी साइड मोड़ लिया। बाली जस्सा के बापू के भाई का बेटा है। जस्सा वहाँ जाकर जो पानी उनके खेत में जाने लगा था उसे बंद कर देता है और फिर पानी उसके खेत में जाने लगता है। अगले दिन पंचायत बिठाई जाती है। उन लोगों को देखकर लग रहा था कि यदि इन्हें कोई रोकने वाला ना हो तो ये अभी एक दूसरे का खून कर देंगे। उन लोगों को इस तरह झगड़ते हुए देखकर पंचायत का कोई फैसला नहीं निकलता। अगले दिन जस्सा अपने भाई और बापू के साथ खेत में बैठा हुआ था। उसका बापू कहता है, तुम दोनों भाइयों का प्यार देखकर मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन कई बार उदास भी हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं और निछत्तर सगे भाई हैं। पता ही नहीं चला कि भाई से दुश्मन कब बन गए। बापूजी की वसीयत ने सब कुछ बदल दिया। जस्सा कहता है, हम दोनों भाइयों के बीच ये जमीन कभी नहीं आएगी। फिर बाली का परिवार एक शादी में जाता है। वहाँ उसकी नजर एक जस्सी नाम की लड़की पर पड़ती है। उसका भाई दारा उससे पूछता है कि क्या तुझे ये लड़की पसंद है? बाली कहता है, हाँ बिल्कुल। दारा कहता है, पसंद ना भी होती तो तेरी शादी इसी के साथ होनी थी, क्योंकि ये अपने बापू के दोस्त की लड़की है। ऊपर से इकलौती इसके बापू की 60 किले जमीन है। उसी शादी में जस्सा भी आया था। जस्सा की मुलाकात जस्सी से होती है, लेकिन जस्सी उसे इग्नोर करती है। जिसकी शादी थी वो लड़की जस्सी की सहेली थी। वो उसे बताती है कि मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जस्सी अनाउंसमेंट करके बता देती है कि लड़की किसी और से प्यार करती है और वो शादी नहीं कर सकती, और शादी कैंसिल हो जाती है। कुछ दिन तक जस्सा जस्सी का पीछा करता रहता है। फिर एक दिन बाली का बापू उसका रिश्ता लेकर जस्सी के घर जाता है। उसके बापू को ये रिश्ता मंजूर था। वो फिर भी एक बार अपनी बेटी से पूछना चाहता था। वो जस्सी से पूछता है तो जस्सी भी बाली को देखकर हाँ कर देती है। फिर जस्सी जस्सा के घर जाती है। वो उसे वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। वो कहती है, तू मेरा पीछा करना छोड़ दे। मैं यहाँ तुझे ये बताने आई हूँ कि मेरा रिश्ता तेरे शरीकों के घर तय हो गया है और मैं शादी करके तेरे घर के सामने ही आने वाली हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर जस्सी बाली को कॉल करके उसे मिलने को बुलाती है। वो अपनी उसी फ्रेंड को साथ में लेकर आती है जिसने शादी करने से इनकार कर दिया था। वो बाली से कहती है कि जिसके लिए शादी तोड़ी थी उसने इसे अपनाने से इनकार कर दिया है। क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो उस लड़के को समझाने में? बाली कहता है, ये कभी नहीं हो सकता और तू भी इन चक्रों में ना पड़, क्योंकि तेरी शादी मुझसे होने वाली है। बाली वहाँ से चला जाता है। अब जस्सी के पास एक ही रास्ता था। वो जस्सा को इस बारे में सब कुछ बताती है। जस्सा उस लड़के को मारते हुए सारे कॉलेज के सामने लेकर आता है। वो कहता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। औरत को हमारे बुजुर्गों ने सबसे बड़ा दर्जा दिया है, तुम लोगों ने मजाक बना के रखा है। सुंदर सी लड़की ढूंढ लो, उसके पीछे मोटरसाइकिल में चक्कर काटो, 10 झूठे बोल बोल के उसे सेट कर लो, यार दोस्तों के सामने अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए। वो लड़का अपने किए पर शर्मिंदा था और उसकी बातें सुनकर जस्सी इम्प्रेस हो जाती है और वो भी जस्सा को पसंद करने लग जाती है। इस तरह दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। जस्सा एक दिन बाली के घर जाता है। वो उससे कहता है कि जिस लड़की के साथ तेरा रिश्ता हुआ है वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी। तुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। पहले हमारा झगड़ा जमीन का था, लेकिन अब इसमें औरत भी आ गई है। अब देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह सुरजीत कुछ काम से शहर जा रहा था। उसका बापू कहता है, मेरे लिए शॉल लेते आना, और फिर वहाँ से खेत चला जाता है। वो खेत जाकर बाली और दारा से कहता है कि तुमने आज फिर से पानी का राह मोड़ लिया। आज तो हम लोगों की बारी थी। बाली कहता है, बारी का ध्यान तुम लोग रखते हो, हम नहीं। ताया हमसे बुढ़ापे में मार मत खा लेना, निकल जा यहाँ से। जस्सा का बापू कहता है, बाली तुझे मैंने अपने हाथों में खिलाया है, थोड़ी शर्म कर, किस तरह तू मुझसे बात कर रहा है। बाली गुस्से में अपना आपा खो देता है और उसका कॉलर पकड़कर नीचे खींचकर पानी में डुबाकर मारने लग जाता है। वो दारा से मदद की गुहार लगाता है,
लेकिन वो भी इतना जालिम था कि बाली का साथ देने लग जाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ वो दोनों अपने ही ताया की हत्या कर देते हैं। यहाँ अपने बापू के घोड़े को खाली देखकर जस्सा भागता हुआ खेत की ओर जाता है। वो अपने बापू की लाश को देखकर जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वो उसके हाथ में एक लॉकेट देखता है। उसे ये समझते देर नहीं लगती कि उसके बापू का हत्यारा बाली ही है। वो पूरे गांव वालों के सामने बाली को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और अपने पिता की हत्या की बदले की आग में उसे अपने खेत ले जाकर मौत के घाट उतार देता है। रात हो चुकी थी। सुरजीत जस्सा को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। जस्सा अपने बापू की मौत और बाली को मारकर सदमे में था। उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिर रहा था। सुरजीत उसका मन हल्का करने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है और दोनों भाई बहुत रोते हैं। दोनों घरों में 2 लाशें रखी थी। तभी पुलिस बाली के घर जाती है। उसका पिता अपने बेटे दारा को बचाने के लिए पुलिस से कहता है कि जस्सा के बापू का खून मैंने और बाली ने किया था और दारा से कहकर जाता है कि मैं जेल सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि मैं जस्सा की मौत की खबर जल्द से जल्द सुन सकूं। और जब तक कि पुलिस जस्सा तक पहुंचती, सुरजीत उसका कनाडा जाने का इंतजाम कर देता है। लेकिन उसका भतीजा एकम उसके बिना रह नहीं सकता। सुरजीत अपने बेटे एकम को भी उसके साथ भेज देता है। जाते हुए जस्सा अपनी भाभी से कहता है कि जस्सी से कहना कि मेरी राह देखे, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वहाँ पहुंचकर जस्सा अपनी भाभी को कॉल करता है और जस्सी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि तेरे जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। जस्सा एकदम से बिखर चुका था। अभी उसके बापू की राख ठंडी भी नहीं हुई थी और उसे दोबारा इतना बड़ा झटका लगा। वो अंदर से टूट चुका था। इस जख्म को भरने के लिए उसे काफी वक्त चाहिए था। कुछ साल बीतते हैं। यहाँ अगम की शादी रूही नाम की लड़की से हो जाती है और वहाँ एकम भी अपने चाचा के साथ बड़ा हो गया था। अपने गांव को याद करके जस्सा की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। वो गम उसका भुलाई नहीं भूलता। यहाँ अगम और एकम के दादा ने जो जमीन उनके नाम की थी, उस पर दारा और उसके भाइयों ने केस कर दिया था। केस की आखिरी सुनवाई होती है और ये केस अगम और एकम जीत जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों की नजर में अगम आ चुका था। वो रास्ते में मोटरसाइकिल में जाते हुए अपनी पत्नी रूही को कॉल करके कहता है कि हम केस जीत गए हैं, तू मम्मी पापा को बता दे। तभी सामने से एक ट्रक आता है और अगम को जोरदार टक्कर मार देता है। अगम की वही मौत हो जाती है। अब इस दुश्मनी में उनके बच्चे भी बलि चढ़ रहे थे। जैसे ही जस्सा को अगम की मौत की खबर मिलती है, वो फौरन ही इंडिया वापस आ जाता है। दोनों भाई इतने साल बाद मिलके बहुत रोते हैं। जस्सा उन गलियों में भी जाता है जहाँ वो जस्सी से मिला करता था। उसे याद करके वो फिर से इमोशनल हो जाता है और उसके आने से कोई और भी खुश था। वो है दारा। दारा उसके खून का प्यासा है। उसे इसी पल का इंतजार था। एक दिन दारा का आदमी जस्सा को जान से मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन जस्सा अपने आप को उससे बचा लेता है। और जब जस्सा उसे चाकू मारने लगता है तो वो आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दो, दारा ने मुझे भेजा था। जस्सा सीधा दारा के घर जाता है तो सामने उसका भाई उसे मिलता है और उससे उसके हाथापाई हो जाती है। उनके लड़ने की आवाज सुनकर भागते हुए जस्सी वहाँ आ जाती है और उसका बेटा वहाँ आकर उसे कहता है कि माँ ये बापू को क्यों मार रहे हैं। जस्सा उसे यहाँ देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो घर जाकर अपनी भाभी से पूछता है कि मैंने आपको माँ का दर्जा दिया है और आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि जस्सी मर चुकी है। वो कहती है तो क्या करती मैं, तेरे जाने के एक दिन बाद उसने शादी रचा ली, वो भी हमारे दुश्मन से। कैसे तुझे बता देती, ये खबर सुन के तू जी भी नहीं पाता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जस्सी हर जगह उसका पीछा करने लग जाती है क्योंकि वो जस्सा को कुछ बताना चाहती थी। एक दिन जस्सी उसे रब का वास्ता देती है और फिर उसे सारी बात बताती है कि मैं क्या करती, तेरा एहसास मेरे पेट के अंदर था और मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती थी और उसे दुनिया में लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कल जिसे तूने उस घर में देखा था वो तेरा ही खून है, उसका नाम जोराबर है। उस आदमी ने सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार था और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। जब जोराबर स्कूल जा रहा था तो जस्सा उसका पीछा करता है और उसी बस में जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम हमारे। ये बात सुनकर जस्सा काफी दुखी हो जाता है। फिर एकम भी कुछ दिन बाद इंडिया आ जाता है। वो अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश होता है और साथ ही अपने भाई की मौत पर दुखी होता है। एकम के घर वाले रूही के बारे में उसे समझाते हैं कि शादी के 1 महीने भी नहीं हुए थे और वो बेचारी विधवा हो गई। क्या तुम उसे इस घर में फिर से हमारी बहू बनाकर ला सकते हो? एकम ये सुनकर इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, मैं कैसे ऐसे अचानक शादी कर सकता हूँ। सुरजीत इस बात से उसे गुस्से से मारने लग जाता है
लेकिन जस्सा उसे आकर रोक लेता है। जस्सा उसे अकेले में समझाता है। फिर एकम एक दिन रूही से मिलता है। रूही भी हालात से मजबूर थी और कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दारा अभी भी सिर्फ जस्सा की मौत चाहता था। जस्सा भी एक दिन सामने से आ जाता है कि ये दुश्मनी तब खत्म होगी जब तेरे मेरे में से एक कोई मर जाएगा। यहाँ सुरजीत दारा के भाई का रास्ता रोक कर रखता है। वो कहता है बहुत शौक है ना दारा को जस्सा से मिलने का, आज उनके बीच कोई भी नहीं आएगा। वो उसके भाई को वहाँ से मारकर भगा देता है। वो दोनों लड़ रहे थे, तभी वहाँ जस्सी अपने बेटे को लेकर आ जाती है। वो दारा को मारने वाला था। तभी जस्सी का बेटा जोरावर कहता है कि मेरे ताया को छोड़ दो। ये सुनकर जस्सा वहीं रुक जाता है, लेकिन दारा अभी भी चुप नहीं हो रहा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि जोरावर तेरा बेटा है, इसलिए उसे मैंने तेरा दुश्मन बना के पाला है। जस्सा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो दारा को जोरावर और जस्सी की आंखों के सामने मार देता है। जस्सा को सजा हो जाती है। कुछ सालों बाद जस्सा को एक खत आता है जस्सी का। उसमें लिखा था कि मैंने बहुत बार सोचा कि मैं तुझे खत लिखूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब मुझे तेरी रिहाई के बारे में पता चला तो अपने आप को रोक न सकी। एकम और रूही सुरजीत भाई और भाभी को लेकर बाहर चले गए। मुझे लगता था कि ये सब खत्म हो गया, लेकिन तेरे जेल से बाहर आने की खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल गयी। जब जस्सा जेल से बाहर आता है तो वो अपने खेत पर जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतने सालों से उसका कोई इंतजार कर रहा है और सामने से उसके सिर में कोई गोली मार देता है। जस्सा की वहीं पर मौत हो जाती है और वो कोई और नहीं था, जस्सा का खून जोरावर था, जस्सी का बेटा। जमीनों के झगड़ों में खून के रिश्ते भी नहीं बख्शे जाते। ये लड़ाइयाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती हैं। इसमें कुछ मासूम लोग भी बलि चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।